नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि ब्रिज कोर्स कक्षा 9वीं में चल रहा है, तो मैं आपके लिए लाया हूँ ब्रिज कोर्स 2026-27 और कक्षा आपकी रहेगी कक्षा 9वीं रहेगी आपकी और विषय आपका रहेगा सामाजिक विज्ञान। तो चलिए दोस्तों, हम इसको भरने का प्रयास करते हैं। सही बुद्धि और विवेक का प्रयोग करना है। तो इसके हम पहले थोड़े से विषय विशेषज्ञ को जान लेते हैं कि इसमें जो प्रमुख विषय विशेषज्ञ हैं वो कौन हैं। तो जैसा कि बच्चों आपको पता है कि डॉक्टर प्रदीप कुमार सेन आपके विषय विशेषज्ञ इतिहास के हैं और डॉक्टर राजेश कुमार पाल जो आपके भूगोल विषय विशेषज्ञ हैं और डॉक्टर सुमन तिवारी ये विषय विशेषज्ञ हैं बच्चों इतिहास के। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि इस पुस्तक में जो आपका सबसे पहले जो विषय रहेगा वो रहेगा बच्चों आपका विषय रहेगा आपका विषय भूगोल रहेगा। और भूगोल में भी बच्चों जो आपका सबसे पहला टॉपिक रहेगा वो रहेगा बच्चों आपका दिशाएं। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि प्रमुख दिशाएं कितनी प्रकार की होती हैं। जैसा कि बच्चों आपको पता है कि प्रमुख दिशाएं होती हैं 4। कौन कौन सी होती हैं ये आपको अपने मन में ही रिपीट करना है। जैसा कि इसमें दिखाया गया है कि इस साइड है पूर्व, इस साइड है पश्चिम, ऊपर है उत्तर और नीचे दक्षिण है। ठीक है, इसकी 4 उपदिशाएं भी होती हैं जैसा कि इस चित्र में दिखाया गया है। कौन कौन सी हैं? ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ और साउथ। अब इसकी 4 जो उपदिशाएं होती हैं बच्चों वो होती हैं नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट और यहाँ साउथ वेस्ट और यहाँ है साउथ ईस्ट। ये जो 4 दिशाएं होती हैं इनकी चारों की उपदिशाएं भी होती हैं, यानी कि 4 प्रमुख दिशाएं और 4 प्रमुख उपदिशाएं होती हैं। चलिए हम आगे बढ़ते हैं और इस पुस्तक को भरने का प्रयास करते हैं। इस पुस्तक को भरने से पहले अब आपको अपना संपूर्ण बुद्धि और विवेक का प्रयोग करना है। अगर आप रटेंगे इस पुस्तक के बारे में या रटने का प्रयास करेंगे तो आपको इस पुस्तक का जो भी आपने रटा हुआ है वो आप सब भूल जाएंगे। तो सबसे पहले अपन को समझने का प्रयास करना है। जैसा कि इस चित्र में दिखाया गया है गतिविधि है दो बच्चों 1 है और इस चित्र में जो दिखाया गया है वो दिखाया गया है विद्यालय, यानी कि राम विद्यालय से उत्तर दिशा में चलकर अपने सीधे हाथ की तरफ मुड़ता है और फिर पूर्व की दिशा में थोड़ा चलकर दक्षिण दिशा में अपने सीधे हाथ की तरफ चलता है और फिर घर पहुंच जाता है। बताइए राम का विद्यालय उसके घर से किस दिशा में है? तो बच्चों आपको यहाँ पर भरना है दक्षिण पश्चिम। क्या भरना है? दक्षिण पश्चिम। चलिए हम आगे बढ़ते हैं और दूसरी गतिविधि को देखते हैं। तो दूसरी गतिविधि में देखो जो दिया है वो दिया है चित्र देखकर बताइए कि बी बिंदु ए बिंदु की किस दिशा में है। यानी आपसे पूछ रहा है कि जो बी बिंदु है बच्चों ए बिंदु की किस दिशा में है। तो ए है बच्चों दक्षिण पूर्व दिशा में। कौन सी दिशा में है? दक्षिण पूर्व दिशा में है, दक्षिण पूर्व दिशा में है। और जो नीचे दिया गया है चित्र देखकर बताइए कि ए बिंदु बी बिंदु की किस दिशा में है, यानी ए बिंदु बी बिंदु की किस दिशा में है। तो इसमें भरना है अपन को उत्तर पश्चिम। अब जो बच्चों गतिविधि तीसरी गतिविधि दी है इसमें आपको बताना है चित्र देखकर बताइए कि पी बिंदु क्यू बिंदु की किस दिशा में स्थित है। पी बिंदु क्यू बिंदु की किस दिशा में है? तो यह बच्चों आपका उत्तर पूर्व दिशा में है। और नीचे जो भरना है वो भरना है दक्षिण पश्चिम, यानी चित्र में देखकर बताइए कि क्यू बिंदु पी बिंदु की किस दिशा में स्थित है, यानी क्यू बिंदु किस दिशा में है। तो किस दिशा में है? दक्षिण और पश्चिम दिशा में है। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं और अब हम देखते हैं जो आपका सेकंड टॉपिक है ना, हम अब इसको देखेंगे। सेकंड टॉपिक में क्या दिया है? सेकंड टॉपिक में आपको दिया है अक्षांश व देशांतर एवं महाद्वीपीय व महासागर। इसमें आपको भारत की स्थिति दी है। आपको जैसा कि बच्चों पिछली कक्षाओं में भी पढ़ाया गया होगा कि उत्तरी गोलार्ध कौन सा है और दक्षिणी गोलार्ध कौन सा है। अगर आपको अपनी कक्षा में समझ में नहीं आया हो तो 0 डिग्री अक्षांश या फिर इसी को हम भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा कहते हैं। 0 डिग्री अक्षांश के जो ऊपर वाला भाग है, यानी जो ऊपरी भाग है, इसको हम उत्तरी गोलार्ध कहते हैं और जो भूमध्य रेखा का नीचे वाला भाग है उसे हम दक्षिणी गोलार्ध कहते हैं। ठीक है बच्चों, अब हम आगे देखते हैं उत्तरी गोलार्ध, यानी कि 0 डिग्री अक्षांश से
ऊपर जाने पर हमें 90 डिग्री यानी 90 अक्षांश रेखा मिलती हैं, यानी 90 उत्तरी गोलार्ध की अक्षांश हैं और 90 ही बच्चों दक्षिणी गोलार्ध की अक्षांश हैं, यानी कुल मिलाकर 180 अक्षांश रेखाएं होती हैं। आगे चलते हैं और देखते हैं देशांतर के बारे में कुछ लिखा है। अब हम आगे बढ़ते हैं और इसको भरने का प्रयास करते हैं। जैसा कि बच्चों हमने अभी बताया है कि ग्लोब पर देखकर विश्व की मानक देशांतर रेखा का नाम बताइए। जो विश्व में जो देशांतर रेखाएं होती हैं उसको बताना है। तो जो सीधी रेखा ग्लोब पर जो अभी चित्र में दिखाई गई है, ये सीधी रेखा को ही हम कौन सी रेखा कहते हैं? 0 डिग्री देशांतर, जो कि बच्चों इंग्लैंड के ग्रीनविच से होकर गुजरती है। यह बच्चों एक काल्पनिक रेखा है जिसकी हम सिर्फ और सिर्फ क्या कर सकते हैं? कल्पना कर सकते हैं। तो आपको इसमें भरना है गतिविधि जो 1 दी है, इसके पहले प्रश्न में अपन को भरना है 0 डिग्री देशांतर। ठीक है बच्चों, क्या भरना है? 0 डिग्री देशांतर भरना है। अब सेकंड वाले पर भरना है आपको ग्लोब को देखकर बताइए कि भारत की मानक देशांतर विश्व की मानक देशांतर के किस दिशा में स्थित है। अगर आपको बच्चों पता हो कि भारत जो विश्व में है वो किस गोलार्ध में स्थित है, तो आप आसानी से बता सकते हैं कि भारत की मानक देशांतर रेखा विश्व की मानक देशांतर रेखा की किस दिशा में है। जैसा कि हमने इसमें पहले से ही थोड़ा सा भर दिया है, तो आप इसको देखकर डायरेक्ट भी भर सकते हैं। भारत की मानक देशांतर रेखा विश्व की मानक देशांतर रेखा की पूर्व दिशा में स्थित है, जो कि विश्व की मानक देशांतर रेखा से 5.30 आगे है। ठीक है, क्यों आगे है? क्योंकि जब हम पूर्व की दिशा में चलते हैं तो प्लस लगता है और पश्चिम की दिशा में चलते हैं तो माइनस लगता है। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। अब गतिविधि हम दूसरी गतिविधि को देखते हैं, जो सेकंड वाली गतिविधि है। हम अब इसको देखने का क्या करते हैं? प्रयास करते हैं। ठीक है, अभी जैसा कि आपको ज्ञात होगा बच्चों, जो पिछली कक्षाओं में बताया गया है कि कुल कितनी देशांतर होती हैं। तो कुल बच्चों पूर्वी देशांतर होते हैं 180 डिग्री और पश्चिमी देशांतर भी होती हैं 180 डिग्री। चलिए अब हम गतिविधि 2 को देखकर चलिए बच्चों अब हम गतिविधि 2 को देखकर भरने का प्रयास करते हैं कि गतिविधि 2 में या चित्र में जो दिया गया है हमें उसको भरना है। ठीक है, तो हम अब भरने का प्रयास करते हैं। जैसा कि आप इसको एक ग्लोब मान सकते हैं। इस ग्लोब में जो हमें जो बीच की ए वाली 0 डिग्री अक्षांश दिखाई दे रही है बच्चों, इसको हम कहते हैं विषुवत रेखा या फिर भूमध्य रेखा। इसके जो ऊपर वाली रेखा दी गई है वो दी गई है बच्चों कर्क रेखा, और जो नीचे वाली रेखा दी गई है वो दी गई है आपकी मकर रेखा। ठीक है, नीचे वाली ये रेखा दी गई है आपको दक्षिणी ध्रुव और ऊपर वाली ये रेखा आपको दी गई है उत्तरी ध्रुव। तो बच्चों 0 डिग्री भूमध्य रेखा और 23.5 डिग्री दी गई है आपको, ये लिखा है ऊपर नॉर्थ यानी कि उत्तर। ठीक है, 23.5 डिग्री में आपको भरना है कर्क वृत्त, और जो 66.5 डिग्री नॉर्थ दिया है उसको आपको भरना है दक्षिणी ध्रुव वृत्त। और जो इसके नीचे दी गई है इसमें भरना है आपको 23.5 डिग्री साउथ में भरना है आपको मकर वृत्त, और 66.5 डिग्री जो आपको साउथ दी है उसमें भरना है दक्षिणी ध्रुव वृत्त। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और हम देखते हैं कि आगे हमको गतिविधि 3 में क्या भरना है। जैसा कि हमने अभी ऊपर आपको बताया है कि गतिविधि जो 3 गतिविधि दी गई है, इसमें हम अपन को भरना है बच्चों ग्लोब पर स्थित कुल अक्षांशों की संख्या बतानी है। तो बच्चों कुल अक्षांश उत्तरी ध्रुव के उत्तरी अक्षांश होते हैं 90 और दक्षिणी अक्षांश भी 90 डिग्री होते हैं, 90 होते हैं। तो कुल कितने हो गए बच्चों? 180। कुल कितने होते हैं? 180। तो यहाँ पर अपन को कितना भरना है? 90 भरना है। ठीक है, अब आपको जो नीचे वाला प्रश्न दिया गया है 2 प्रश्न नंबर, इसको भूमध्य रेखा कितने डिग्री अक्षांश पर स्थित है। तो जैसे कि आपने अभी अध्ययन किया है कि 0 डिग्री अक्षांश आपकी भूमध्य रेखा पर स्थित है। भूमध्य रेखा 0 डिग्री अक्षांश पर स्थित है। कितने डिग्री पर स्थित है? 0 डिग्री, जैसा कि इसमें पहले से ही भरा है। अब बच्चों आपको बताना है कि दिए गए ग्लोब पर अक्षांशीय अंतराल कितने डिग्री का दिया गया है। इसमें देखो बच्चों, आप चित्र में देखकर भी बता सकते हैं कि 15 डिग्री अक्षांश
का अंतराल दिया गया है या अंतर दिया गया है। चलिए बच्चों हम अब आगे देखते हैं। अब आगे जैसे ही हम आगे बढ़ते हैं तो इसमें सबसे पहले जो आता है वो आता है महासागर व महाद्वीप। तो बच्चों इस चित्र में आप देखकर बता सकते हैं या जो आप अभी अपनी पुस्तक को सामने रखे हैं उसमें आपको 6 प्रकार के महाद्वीप आपको देखने को मिल जाएंगे और 7 प्रकार के आपको 5 प्रकार के आपको महासागर भी देखने को मिल जाएंगे। तो जो आपको पहले महाद्वीप दिए हैं तो अपन सबसे पहले बच्चों महाद्वीप को देख सकते हैं। जैसा कि ऊपर चित्र में दिखाया गया है कि जो महाद्वीप हैं उन महाद्वीपों में देखो बच्चों सबसे पहले कौन सा दिया है, ऊपर वाला दिया है ये वाला, ऊपर वाला दिया है उत्तरी अमेरिका और नीचे वाला दिया है दक्षिणी अमेरिका और ये वाला दिया है यहाँ पर अफ्रीका है, यहाँ पर यूरेशिया है यानी कि यूरोप प्लस एशिया। और एशिया बच्चों पूरे विश्व का क्षेत्रफल की दृष्टि से नंबर 1 पर आता है और एशिया का ही भाग हमारा प्यारा देश भारत है। यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया दिया है और नीचे दिया है अंटार्कटिका। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं और इसको भरने का प्रयास करते हैं। तो जैसा कि गतिविधि दी है इसको भरने का प्रयास करते हैं। महासागर दिए हैं उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध। जैसा कि बच्चों आप चित्र में देख सकते हैं महासागर और नीचे आपको सही का निशान लगाना है। तो उत्तरी ध्रुव में अंटार्कटिका आर्कटिक महासागर है और अंटार्कटिका महासागर बच्चों उत्तरी ध्रुव में है और दक्षिणी ध्रुव में भी अंटार्कटिका महासागर है। हिंद महासागर सिर्फ और सिर्फ बच्चों देखो ये भूमध्य रेखा जो डॉट डॉट वाली है ये भूमध्य रेखा है। ये भूमध्य रेखा से हम नीचे जाते हैं तो ये है दक्षिणी गोलार्ध। तो प्रशांत महासागर किस गोलार्ध में स्थित है, तो ये आपको सही का निशान लगाना है, दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। जैसा कि अब वीडियो भी बड़ा हो जाएगा तो हम डायरेक्ट इसको भरने का जल्दी से प्रयास करते हैं। तो इस चित्र को देखिए और भरने का प्रयास कीजिए। तो सबसे पहले हम देखते हैं नीचे दिए गई तालिका में बताइए कि ये 3 महाद्वीप किस गोलार्ध में स्थित हैं। तो इसमें महाद्वीप के बारे में आपको बताना है। तो उत्तरी अमेरिका दक्षिणी गोलार्ध में और पश्चिमी गोलार्ध में भी है और बीच में आपको सिर्फ और सिर्फ क्या लगाना है, आपको डैश लगाना है। दक्षिणी अमेरिका किस गोलार्ध में है, तो यहाँ पर डॉट लगाना है या फिर आप सीधा स्क्रॉल कर सकते हैं। दक्षिणी अमेरिका दक्षिणी गोलार्ध में है, यहाँ पर आप सीधा डॉट लगा सकते हैं। और पश्चिमी गोलार्ध में यहाँ पर बच्चों आपको सीधा डॉट लगाना है, यहाँ पर भी डॉट लगाना है और यहाँ पर भी डॉट लगाना है। जितने स्थान पर आपको डॉट लगे दिख रहे हैं आप वहाँ पर लगा लेना है। ठीक है, उत्तरी गोलार्ध में सिर्फ आपको यूरेशिया और उत्तरी अमेरिका को सही का निशान लगाना है और दक्षिणी गोलार्ध में अफ्रीका और दक्षिणी अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका को सही का निशान लगाना है। अब अपन चलते हैं पूर्वी गोलार्ध की ओर। तो पूर्वी गोलार्ध अफ्रीका में भी है, यूरेशिया में भी है और ऑस्ट्रेलिया में भी है। यहाँ ऊपर आपको पश्चिमी गोलार्ध में सिर्फ और सिर्फ 2 उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका में सही का निशान लगाना है। चलिए हम अब आगे बढ़ते हैं और अब आ गया हमारा प्यारा देश भारत। तो सबसे पहले बच्चों बताइए कि खाड़ी हम किसे कहते हैं। तो वह स्थान या वह जल जो 3 ओर भूमि से घिरा हो, कितने ओर से, 3 ओर भूमि से घिरा हो, इसे हम खाड़ी कहते हैं। तो गतिविधि भारत के पूर्व, पश्चिम तथा दक्षिण में स्थित जलीय भागों के नाम लिखिए। क्या लिखना है, जलीय भागों के नाम। तो यहाँ जलीय भाग दिए हैं, यहाँ पूर्व, पश्चिम और दक्षिण दिया है। तो आप जो आपको ये सामने अभी पुस्तक दिख रही है इसमें से आप देखकर भर भी सकते हैं। जैसा कि ऊपर दिखाया गया है, इसमें ऊपर दिया है बंगाल की खाड़ी पूर्व में है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह पूर्व में है और हिंद महासागर भी पूर्व में है। तो आपको ये है रेगुलर जल्दी से भर लेना है। और पश्चिम दिशा में है अरब सागर और हिंद महासागर। अब जैसा कि आपको दक्षिण में दिखाना है तो हिंद महासागर, लक्षद्वीप समूह और हिंद महासागर है। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि आगे जो आपका तीसरा यूनिट है भारत की स्थिति। अब हम इसको जानने का प्रयास करते हैं कि भारत की स्थिति पूरे विश्व में है क्या। ठीक है, तो सबसे पहले भारत उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। ठीक है, अब हम जानेंगे कि भारत किस महाद्वीप में स्थित है। तो जैसा कि हमने अभी बताया था कि पूरे विश्व में क्षेत्रफल की दृष्टि से जो बड़ा है वो एशिया है। भारत एशिया महाद्वीप में स्थित है
और विश्व में क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का स्थान 7वां है। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं। चित्र को देखते हुए बताइए कि भारत में दक्षिण में कौन सा महासागर है। तो बच्चों आप इस चित्र में देखकर यहाँ पर बता सकते हैं कि भारत के दक्षिण में क्या स्थित है। तो भारत के दक्षिण में हिंद महासागर स्थित है। या तो आप इसको पूरा पढ़ सकते हैं या फिर यहाँ पर देख सकते हैं इस पूरब से पश्चिम कितनी लंबाई है और उत्तर से दक्षिण भारत की लंबाई है कितनी, ये आपको यहीं पर जो आपकी किताब है इसमें दिया गया है, तो इसमें आप देखकर भर सकते हैं। ठीक है, तो भारत की उत्तर से दक्षिण जो लंबाई दी गई है वो दी गई है बच्चों इस चित्र में देखकर भरना है 3214 किलोमीटर। और भारत की पूर्व से पश्चिम जो लंबाई दी गई है जो 2933 किलोमीटर है। भारत का अक्षांशीय विस्तार 8.4 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 37.6 डिग्री उत्तरी अक्षांश तक है। भारत का जो देशांतर विस्तार है बच्चों वो दिया है 68.7 पूर्वी देशांतर से 97.25 पूर्वी देशांतर है। भारत का पूर्वी द्वीप समूह का नाम बताना है, तो वो है बच्चों अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। भारत के पश्चिम में स्थित द्वीप समूह को बताना है, तो वो है बच्चों लक्षद्वीप। और भारत का मानक नियम उत्तर जो समय दिया है वो है 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। भारत के मध्य से गुजरने वाला मुख्य अक्षांश रेखा का नाम बताना है, तो वो है बच्चों आपका मकर रेखा। ठीक है, मकर रेखा भारत के कितने राज्यों से गुजरती है? 8 राज्यों से गुजरती है। और 8 राज्य को आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और जानेंगे जो आपका टॉपिक है वो है चौथा टॉपिक दिया है और भारत की भौगोलिक विविधता, यानी कि भारत की भौगोलिक विविधता के बारे में जानेंगे। तो अब वीडियो लंबा हो जाएगा, तो इसलिए हम शॉर्ट में और डायरेक्ट जो पुस्तक में भरने वाले खाली स्थान है सिर्फ हम उन्हीं पर अभी फोकस कर रहे हैं। चलिए अब देखते हैं भारत उपमहाद्वीप में सम्मिलित भारत के पड़ोसी देशों के नाम दिशाएं उनके अनुसार लिखने हैं। पूर्वी दिशा में स्थित जो देश हैं वो है बांग्लादेश और म्यांमार। और पश्चिम दिशा में जो देश दिए हैं बच्चों वो दिए हैं सिर्फ और सिर्फ पश्चिम में पाकिस्तान। और उत्तर में जो स्थित देश दिया है वो दिया है आपके पास चीन, नेपाल और भूटान। दक्षिण दिशा में जो आपके लिए देश दिया गया है वो दिया गया है बच्चों सिर्फ और सिर्फ श्रीलंका। ठीक है, उत्तर पश्चिम दिशा में अगर हम जाएं तो वो मिलेगा आपको अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान। ठीक है, आपको इस चित्र को देखना है और इस चित्र को देखकर नीचे आपको भरना है। तो नीचे आप डायरेक्ट भी भर सकते हैं, नंबर 1 पर डायरेक्ट भी आप भर सकते हैं। इसमें भरना है आपको हिमालय पर्वत श्रेणी लद्दाख और भारत का शीत मरुस्थल दिया गया है। ठीक है, ये है भारत का शीत मरुस्थल। ठीक है, यहीं पर लेह और लद्दाख है। यहीं पर विश्व में या भारत में सबसे कम वर्षा होती है और विश्व में सर्वाधिक। और जानेंगे कि आगे इस पुस्तक में अपन को क्या भरना है। और नीचे भरना है आपको प्रायद्वीपीय पठार जो कि दक्कन का दिया गया है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं और भरने का प्रयास करते हैं किताब की। तो आगे भरना है नंबर 1 पर आपको सिंधु नदी, नंबर 2 पर आपको भरना है गंगा नदी, नंबर 3 पर भरना है आपको ब्रह्मपुत्र और नंबर 4 पर भरना है यमुना नदी। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। आप इस चित्र को देखकर डायरेक्ट भी भर सकते हैं या फिर अगर आपको समझ ना आ रहा हो तो हम इसको थोड़ा सा जूम भी कर देते हैं और आप इस प्रकार आप सही तरीके से भर सकते हैं। देखिए अब आपको थोड़ा सा क्लियर दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं और आप इस चित्र को देखकर या वीडियो को रोककर भी आप अपनी पुस्तक को भर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हम गतिविधि अगली गतिविधि को देखते हैं। जैसा कि आपको सिंधु नदी, गंगा नदी और ब्रह्मपुत्र नदी आपको यहाँ पर भरना है। जो गतिविधि दी है नीचे विशाल भारतीय मरुस्थल, तो आपको इस प्रकार से भरना है जैसा कि दिया गया है। रेत के टीले का आकार कैसा होता है? तो रेत के टीले का आकार अर्धचंद्राकार या गोलाकार होता है। नीचे आपको भरना है टीले हवा के साथ स्थानांतरित होते हैं क्या? हाँ, टीले हवा के साथ स्थानांतरित होते हैं। नीचे और क्या लिखा है? क्या मरुस्थल में जल की समस्या है, यानी रेगिस्तान में क्या बच्चों जल की समस्या है? तो हाँ बिल्कुल, बहुत ही ज़्यादा जल की समस्या है।
जो 4th नंबर पर या चौथे नंबर पर दिया गया है ये वाला, टीले की ऊंचाई कितनी होती है, ये दिया गया है टीले की ऊंचाई कितनी होती है। तो टीलों की ऊंचाई बच्चों 100 से 200 के बीच होती है। नीचे दिया गया है बच्चों प्रायद्वीपीय पठार, तो प्रायद्वीपीय पठार में आप इसको देखकर भर सकते हैं। विश्व की सबसे प्राचीन श्रृंखला दी है, वो दी है बच्चों आपके लिए अरावली पर्वत श्रेणी। इन पहाड़ों की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी हो सकती है, तो वो है बच्चों अनाईमुड़ी है। और आप जो मैंने कुछ ऐड किया है इसको भी देख सकते हैं, जो कि अरावली पर्वत श्रेणी के बारे में दिया गया है। यह प्राचीन श्रृंखला लगभग 300 करोड़ वर्ष पुरानी है, यानी कि जो अरावली पर्वत श्रेणी है वो 300 करोड़ वर्ष पुरानी है। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं और भरने का प्रयास करते हैं। गतिविधि दी है, छात्र मानचित्र को देखकर बताइए कि नीचे दर्शाए गए चित्र में कौन कौन सी पर्वत श्रृंखलाएं फैली, उनके नाम व क्षेत्र लिखने का प्रयास करना है। चलिए हम देखते हैं और इसको भरने का प्रयास करते हैं। तो नंबर 1 पर आपको बच्चों भरना है हिमालय पर्वत क्षेत्र, जो कि भारत के उत्तर में है। और आपको जो नीचे भरना है वो भरना है बच्चों विंध्याचल पर्वत श्रेणी, जो मध्य प्रदेश या मध्य भारत में है। ठीक है, फिर आपको भरना है सतपुड़ा क्षेत्र, जो कि आपका अपना यहाँ पर जो इस चित्र में दिया गया है ये सतपुड़ा पर्वत क्षेत्र है, ये अपने मध्य प्रदेश में ही स्थित है। ठीक है, आपको कमेंट में बताना है कि सतपुड़ा और विंध्याचल के बीच कौन सी नदी बहती है। पश्चिमी घाट पर्वत क्षेत्र पश्चिमी भारत में है और पूर्वी घाट पर्वत क्षेत्र पूर्वी भारत में स्थित है। चलिए और इस गतिविधि 1 को देखते हैं और हम इस पुस्तक को भरने का प्रयास करते हैं। पूर्वी घाट में अपन को बच्चों क्या भरना है, इसको हम थोड़ा सा जूम करते हैं और भरने का जल्दी से प्रयास करते हैं। पूर्वी घाट में बच्चों आपको भरना है, यह पर्वतमाला बंगाल की खाड़ी के किनारे स्थित है। जो पूर्वी घाट है वो कहाँ पर बच्चों स्थित है, बंगाल की खाड़ी के किनारे स्थित है। नंबर 2 पर भरना है, यह पर्वतमाला कई स्थानों पर नदियों द्वारा कट जाने के कारण खंडित हो गए हैं, यानी कि जो घाट है ना ये इस प्रकार से नदियों के बहने के कारण कट गया है। ठीक है, अब आगे हमें पश्चिमी घाट के बारे में बच्चों भरना है। तो पश्चिमी घाट को भरने का प्रयास करते हैं, थोड़ा सा जूम कर लेते हैं इसको ताकि आपको अच्छे से क्लियर दिखाई दे। पश्चिमी घाट में बच्चों आपको भरना है, यह पर्वतमाला अरब सागर के किनारे स्थित है। यह पर्वतमाला निरंतर और अधिक ऊंचाई वाली है, यानी कि जैसे जैसे आप पश्चिमी घाट से आगे बढ़ेंगे यह पर्वतमाला ऊंची होती जाएगी। चलिए हम आगे बढ़ते हैं और किताब को भरने का प्रयास करते हैं। गतिविधि दी गई है और इसको भरने का प्रयास करना है। पश्चिम की ओर बहने वाली नदियां हैं, जैसे कि नर्मदा है। इस नर्मदा का उद्गम भी आप बता सकते हैं, ताप्ती है, जो कि किस दिशा में बहती हैं, पश्चिम की दिशा में। पूर्व की दिशा में बहने वाली नदियां संभावित क्या होती हैं, आकार का निर्माण करती हैं, या ना डेल्टा का निर्माण करती हैं। तो ये बिल्कुल सही है, हो सकता है हमसे कुछ बोलने में गलती भी हो सकती है, क्योंकि ये ओरिजिनल किताब के द्वारा ही आपको दिया गया है कंटेंट। नहीं तो कुछ लोग क्या करते हैं कि AI द्वारा जनरेटेड कंटेंट आपको प्रोवाइड करा देते हैं, उसमें बहुत सारी गलतियां होती हैं। लेकिन ये ओरिजिनल जो आपकी किताब है उसी में से हमने इसको भरने का प्रयास किया है और आपके बीच ही आपको इसको भरवा रहे हैं। चलिए हम गतिविधि को देखते हैं और आगे भरने का प्रयास करते हैं। अगर आपको फिर भी समझ ना आए तो हाँ, पूर्व की ओर बहने वाली नदियाँ डेल्टा का निर्माण करती हैं। डेल्टा अपन कह सकते हैं बच्चों, जो नदियाँ ऊपर से बह कर आती हैं, जो कंकड़ पत्थर अपने साथ लाती हैं, उसी को अपन डेल्टा कहते हैं। अब गतिविधि को देखना है और गतिविधि को देखने के साथ ही हमें इसको भरना है। ठीक है, तो आपको यहाँ पर जो ये दिखाई दे रहे हैं इनको देखना है और अपन को भरने का प्रयास करना है। तो नंबर 1 पर भरना है अपन को लक्षद्वीप समूह और नंबर नीचे भरना है आपको अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। ठीक है, भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी बैरन स्थित है, तो ये है बच्चों आपका अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में। सेल्यूलर जेल किस द्वीप समूह में स्थित है, तो ये है बच्चों आपकी अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम।
आगे जो आपका टॉपिक दिया गया है वो दिया गया है टॉपिक नंबर 5 या इसी को हम 5 कहते हैं, जो दिया गया है आपका मानसून और जलवायु। जैसा कि बच्चों जो हमने अंडरलाइन की है, हमने इसी को देखकर नीचे किताब को भरने का प्रयास किया है। तो नीचे आपको सही और गलत भरना है। तो ऊपर वाला मौसम लंबे समय तक एक सा रहता है। तो जैसा कि बच्चों ये अभी बारिश का मौसम चल रहा है, तो ये हमेशा तो नहीं रहेगा। कुछ समय के बाद ठंड भी आएगी और ठंड के बाद गर्मी भी आएगी और गर्मी के बाद फिर बारिश होगी। ठीक है, तो ये गलत है क्योंकि मौसम लंबे समय तक नहीं चलता है। ठीक है, नीचे जलवायु किसी क्षेत्र की स्थायी विशेषता है। जी बच्चों, जो जलवायु में जो परिवर्तन होता है वो लगभग 30 वर्ष में होता है। कितने वर्ष में होता है? 30 वर्ष में। आज का तापमान जलवायु का एक उदाहरण है। गलत बच्चों, किसका है? मौसम का है। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं और भरने का प्रयास करते हैं। तापमान या डिग्री सेल्सियस, जैसा कि आप बच्चों बता सकते हैं कि आज का तापमान अपने अनुसार भी यहाँ पर भर सकते हैं। जैसा कि हमने भर दिया है कि 30 डिग्री। ठीक है, आप आज के मौसम के बारे में भी बता सकते हैं कि थोड़े से बादल हैं, नहीं है तो आप नहीं भर सकते हैं। क्या आपके पास जो जहाँ पर आप अभी वीडियो देख रहे हैं वहाँ पर बारिश हुई है तो हाँ भर सकते हैं, नहीं हुई तो नहीं भर सकते हैं। क्या हवा तेज चल रही है? अगर चल रही है तो आप लिख सकते हैं कि हाँ हवा या पवन तेज़ चल रही है। धीमी चल रही है तो धीमी, और चल भी नहीं आई तो नहीं भी भर सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, आर्द्रता या नमी, इसी को नमी कहते हैं। आर्द्रता कैसी है? मैंने कम भरा है, आपके यहाँ अधिक हो तो अधिक भर सकते हैं। ठीक है, अब नीचे दिए गए कथन को सही कॉलम में लिखना है। जैसा कि यहाँ पर दिया गया है और अपन को इसको देखकर भरना है। ठीक है, तो अपन भरने का प्रयास करते हैं। इसको अपन को इस लाइन में भरना है और इसको इस लाइन में भरना है। तो आप बच्चे या तो देखकर भर सकते हैं, नहीं तो आप इसको अपने अनुसार भी भर सकते हैं। लेकिन आपको मौसम और जलवायु में अंतर पता होना चाहिए, जो कि इसकी विशेष बात है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आप इसको देखकर आसानी से भर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और किताब को भरने का प्रयास करते हैं। गतिविधि दी है, सोचिए और लिखिए, यानी अपन को सोचना है बच्चों और इसको लिखना है। ठीक है, तो मौसम जल्दी क्यों बदलती है? मौसम जल्दी इसलिए बदलती हैं क्योंकि तापमान, वायु और आर्द्रता बदलती रहती है। ठीक है, अपन को नीचे भरना है। जलवायु किसी क्षेत्र के जीवन को कैसे प्रभावित करती है? तो अपन को डायरेक्ट बच्चों भरना है। जलवायु किसी क्षेत्र के जीवन को वहाँ के तापमान, वर्षा, आर्द्रता और जलवायु की स्थिति के अनुसार प्रभावित करती है। ठीक है, अपन आगे बढ़ते हैं और इसको भरने का प्रयास करते हैं। जैसा कि बच्चों आप ऊपर इस चित्र को भी देख सकते हैं और इस चित्र को देख कर ही अपन को बच्चों नीचे भरना है। दाब में परिवर्तन से मौसम बदलता है। बिल्कुल सही बात है बच्चों कि हाँ, अगर दबाव बढ़ेगा या नदाब बढ़ेगा तो आपका मौसम भी परिवर्तित होगा। कम वायुदाब वाले क्षेत्र में मौसम रहता है, साफ मौसम रहता है। गलत, यहाँ जहाँ पर बच्चों कम वायुदाब होगा वहाँ पर मौसम साफ नहीं रहेगा, यानी कि बादल छाए रहेंगे। वायुदाब को बैरोमीटर से मापा जाता है। जी बच्चों, बिल्कुल सही बात है। किससे मापा जाता है? बैरोमीटर से मापा जाता है। आगे बढ़ते हैं और भरने का प्रयास करते हैं। जैसा कि हमने अभी बताया है, तो आप इसको देखकर भी भर सकते हैं। अधिक वायुदाब, मौसम साफ। कम वायुदाब, वर्षा या फिर तूफान। वायुदाब मापी यंत्र कौन सा है? वायुदाबी माप यंत्र है। या फिर आप इसको देखकर भी आप भर सकते हैं। ठीक है, या इसमें निशान भी लगा सकते हैं। जैसा कि बच्चों नीचे जोड़ी मिलाने के लिए दी गई है, तो आप इसमें देखकर अपनी जोड़ी अपने अनुसार भर लीजिए। यहाँ पर जो नीचे जोड़ी मिलाने के लिए दी गई है, आप इस चित्र को देखकर अपने अनुसार भर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं और किताब को भरने का प्रयास करते हैं। गतिविधि दी गई है और उस गतिविधि को देखकर सही और गलत बताना है। जैसा कि भूमध्य रेखा के पास अधिक गर्मी होती है। सही है बच्चों। ध्रुवों के पास सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं, नहीं तिरछी पड़ती हैं। ध्रुवों की ओर किरणें कैसी पड़ती हैं? तिरछी पड़ती हैं, इसलिए ध्रुव कैसे हैं? अत्यधिक ठंडे हैं। ठीक है, अब नीचे गतिविधि दी है और मिलान कीजिए। गतिविधि देखकर क्या करना है? गतिविधि का मिलान करना है। या तो आप डायरेक्ट कर सकते हैं, नहीं तो जो बच्चों उष्णकटिबंधीय है, यहाँ पर अधिक गर्मी होती है। उष्णकटिबंधीय बच्चों भूमध्य रेखा पर
अधिक गर्मी होती है। शीत कटिबंधीय है, यहाँ पर अत्यधिक क्या होती है, अत्यधिक ठंड होती है। समशीतोष्ण कटिबंधीय, इसे अपन मध्यम तापमान कह सकते हैं। नहीं तो बच्चों आप यहाँ देखकर डायरेक्ट भी भर सकते हैं। आगे चलिए, और आगे भी आपको गतिविधि दी है और इसको सही और गलत का मिलान करना है या लिखना है। तो आप डायरेक्ट लिख सकते हैं, ऊंचाई का तापमान पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। गलत बच्चों, जैसे जैसे आप ऊपर जाएंगे वैसे वैसे तापमान कम होता जाता है। पहाड़ी क्षेत्रों में गर्मी में भी ठंडक रहती है। बिल्कुल सही बात है। जैसा कि बच्चों आप कभी जाना पहाड़ी क्षेत्रों में तो गर्मी में भी आपको ठंडक का एहसास होता है। मैदानी क्षेत्रों में तापमान सामान्यतः अधिक होता है। बिल्कुल सही बात है। कैसा होता है बच्चों, अधिक होता है। अब गतिविधि दी है और इसका मिलान करना है। तो आप इस चित्र को डायरेक्ट बच्चों आप देखकर इसको भर सकते हैं। गतिविधि 1-2 वाक्य में उत्तर दीजिए। अपन को गतिविधि में इसमें 1 और 2 वाक्य में क्या करना है बच्चों, आंसर लिखना है। ऊंचाई बढ़ने पर तापमान क्यों घटता है? तो आप इसमें बच्चों मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूँ ताकि आपको देखने में आसानी रहे। ऊंचाई बढ़ने पर वायु दाब कम होता है, इसलिए क्योंकि पहाड़ों की ऊंचाई अधिक होती है, इसलिए तापमान क्या होता है, घटता है या कम होता है। ठीक है। और नीचे पहाड़ी क्षेत्र गर्मियों में भी ठंडे क्यों होते हैं? क्योंकि पहाड़ों की ऊंचाई अधिक होती है और ऊंचाई अधिक पर तापमान कम होता है। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं। आगे आपको भरना है बच्चों अपने अनुसार भी भरने का प्रयास बिल्कुल भी नहीं करना है। जैसा मैं इस पुस्तक को वर्ड टू वर्ड भरा रहा हूँ वैसे ही आपको भरने का प्रयास करना है। यहाँ आपको भरना है 13 डिग्री सेल्सियस कम होता है, यानी कि आप इसको पहले पढ़िए। यदि किसी स्थान की ऊंचाई 200 मीटर है तो वहाँ तापमान लगभग कितने डिग्री सेल्सियस कम होगा? यानी बच्चे देखो यहाँ पर ऊपर आप देख सकते हैं कितना दिया है, 2000 मीटर दिया है। तो संकेत में दिया है कितना, 6.5 डिग्री 1000 मीटर पर कम होता है। तो आप बताइए बच्चों, अगर 1000 मीटर पर 6.5 डिग्री कम होता है तो 2000 मीटर की ऊंचाई पर जाने पर कितना तापमान कम होगा? तो ये होगा बच्चों, आप 6 का डबल करिए और 0.5 का भी डबल करिए तो ये आ जाएगा बच्चों 13 डिग्री सेल्सियस कम होता है। चलिए बच्चों, अब हम आगे बढ़ते हैं और इसको भी भरने का प्रयास करते हैं। तटीय क्षेत्रों की जलवायु कैसी होती है बच्चों? मध्यम होती है। कैसी होती है? मध्यम होती है। आंतरिक क्षेत्रों में तापमान का अंतर अधिक होता है। आंतरिक क्षेत्रों में तापमान का अंतर कैसा होता है बच्चों? अधिक होता है। आगे बढ़ते हैं। आपको गतिविधि दी है उसमें भरना है। पवन अभिमुख ढाल पर अधिक वर्षा होती है। कैसी वर्षा होती है बच्चों? अधिक। और पर्वत वर्षा के वितरण को प्रभावित करते हैं। जो पर्वत होते हैं बच्चों वो वर्षा के वितरण को क्या करते हैं? प्रभावित करते हैं। जहाँ पर पर्वत और पहाड़ होने के कारण वहाँ पर वर्षा पूर्वी ओर पर अधिक होती है। जहाँ पर्वत वर्षा के वितरण को प्रभावित करते हैं। बिल्कुल बच्चों, पर्वत क्या करते हैं? वर्षा के वितरण को प्रभावित करते हैं। नीचे देखो बच्चों दिया गया है गतिविधि, इसको देखते हैं और भरने का प्रयास करते हैं। नमी वाली पवनें वर्षा करती हैं और शुष्क पवनें मौसम को शुष्क बनाती हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि जो आपका टॉपिक 6वां दिया गया है उसमें क्या दिया गया है बच्चों? मानचित्र। मानचित्र बच्चों 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है बच्चों राजनीतिक मानचित्र और दूसरा होता है भौतिक मानचित्र। ठीक है, भौतिक मानचित्र बच्चों आपकी भौगोलिक स्थिति को बताता है, जबकि राजनीतिक जो मानचित्र होते हैं वो देश की, राज्यों की, जिला की, आपके गांव की, तहसील की सीमाओं को बताते हैं। कौन बताते हैं बच्चों? आपके राजनीतिक मानचित्र। ठीक है बच्चों, जैसा कि ऊपर
चित्र में दिया है बच्चों, ये गतिविधि 2 दी गई है। तो इसमें चित्र में दिया है भारत के मानचित्र पर राज्यों के नाम लिखिए। तो आप अपने अनुसार भी लिख सकते हैं, ठीक है। इसमें या फिर आप इस जो अभी ये पुस्तक आपको दिखाई दे रही है इसमें आप देखकर भी भर सकते हैं। चलिए बच्चों, यहाँ पर होता है अपना भूगोल का जो भूगोल विषय है ना, जो 6 यूनिट दिए हैं यहाँ पर बच्चे, पूरा वीडियो समाप्त होता है। और कमेंट में बताइए जो आपका भूगोल विषय है इसमें जो टॉपिक दिए गए हैं, 6 टॉपिक दिए गए हैं, ये यहीं पर समाप्त हो। बता सकते हैं कि आपको यह वीडियो कैसा लगा। अगर आपको अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और नहीं लगा तो अनलाइक करके जाइए। थैंक यू।